हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर बोनाटा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब वीडियो में। आज का जो टॉपिक है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। सो नीट हो गया, सीयूईटी हो गया, इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ब्रेन में जो इसका माइंड मैप है उसको हम प्रिंट करेंगे। बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी आश्चर्यजनक दुनिया से जुड़ी है। इस धरती पर लाखों अलग अलग तरह के जीव हैं और वैज्ञानिकों को इस पूरी विविधता को समझने और व्यवस्थित करने में सदियां लग गई। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस विशाल जैव विविधता को श्रेणीबद्ध यानी क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सोचिए जरा, हम इस पृथ्वी पर जीवन को आखिर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जबकि हालत यह है कि कुछ जीव उबलते हुए तेजाब यानी एसिड में भी मजे से जिंदा रह लेते हैं और कुछ तो सिर्फ आजाद आरएनए के बने होते हैं। बिल्कुल, ये प्रकृति की एक खूबसूरत सी अफरा तफरी है। एक ऐसी स्थिति जहां इतने एक्सट्रीम और अलग अलग तरह के जीव मौजूद हों, वहां उन्हें श्रेणियों में बांटना किसी विशाल चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज की इस चर्चा का रोड मैप। पहले द एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर विटिकास 5 किंगडम मॉडल। उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक दुनिया में जाएंगे, मोनेरा द प्रोकैरियोटिक वर्ल्ड, फिर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, और आखिर में द रूल ब्रेकर्स वायरसेस। ब्रॉड रूल से लेकर माइक्रोस्कोपिक रूल ब्रेकर्स तक का सफर होगा आज। भाग 1, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का विकास, एरिस्टोटल से लिनियस तक। ओके, तो आइए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि सदियों पहले प्रकृति को व्यवस्थित करने के सबसे शुरुआती प्रयास आखिर कैसे थे। तकरीबन 300 बीसी में एरिस्टोटल ने सबसे पहले जीवों को उनके बाहरी रूप के आधार पर बांटा, जैसे कि पेड़, झाड़ियां और हर्ब्स। उन्होंने जानवरों को भी लाल खून वाले और बिना लाल खून वाले जीवों में विभाजित कर दिया। फिर 1700 के दशक में लिनेयस आए। उन्होंने अपना 2 किंगडम सिस्टम पेश किया, जिसमें उन्होंने धरती के सारे जीवों को सीधा प्लांटे यानी पौधों और एनिमेलिया यानी जानवरों में बांट दिया। ये शुरुआती नियम बहुत ही इंट्यूटिव और आसान थे, पर क्या ऐसी कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए ये इतना सिंपल सिस्टम काफी था? जवाब है बिल्कुल नहीं। लिनियस के इस 2 किंगडम सिस्टम की सबसे बड़ी फेटल फ्लॉ ये थी कि इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का फर्क ही नहीं बताया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक ही ब्रैकेट में डाल दिया गया। यहाँ तक कि फोटोसिंथेटिक पौधों और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को भी बिना किसी भेदभाव के एक साथ रख दिया गया। ये एक ऐसी बड़ी समस्या थी जिसे एक ठोस वैज्ञानिक समाधान की सख्त जरूरत थी। भाग 2, विटेकर का 5 जगत मॉडल, 1969 का एक शानदार और एलिगेंट समाधान। और ये मॉडल बायोलॉजी की दुनिया में एक सच में बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ब्रेक थ्रू था। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि विटेकर ने अब सिर्फ बाहरी रूप को आधार नहीं बनाया। उन्होंने इन 5 स्टेप्स को अपना क्राइटेरिया चुना: कोशिका यानी सेल की संरचना, शरीर का संगठन, पोषण का तरीका, प्रजनन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी विकासवादी इतिहास। मतलब अब जीवों को इस आधार पर ग्रुप किया जा रहा था कि उनकी कोशिकाएं आखिर काम कैसे करती हैं, ना कि सिर्फ इस आधार पर कि वो बाहर से दिखते कैसे हैं। इसी मजबूत आधार पर अस्तित्व में आए ये 5 किंगडम्स: मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, फंगाई जो हेटेरोट्रोफिक डीकंपोजर्स हैं, प्लांटे यानी पौधे जो ऑटोट्रोफिक हैं, और एनिमेलिया जो हेटेरोट्रोफिक हैं। ये एक नया और बहुत ही सुलझा हुआ ढंग था। तो चलिए अब हम थोड़ा जूम इन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक दुनिया पर अपना फोकस शुरू करते हैं। भाग 3, मोनेरा, प्रोकैरियोटिक दुनिया, द एक्सट्रीमोफाइल्स एंड पायनियर्स। शुरुआत करते हैं किंगडम मोनेरा से, जो प्रोकैरियोटिक जीवों का अद्भुत संसार है। इन जीवों की खास बात यह है कि इनमें एक स्पष्ट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बिल्कुल नहीं होते। इसी मोनेरा के अंदर हमें आर्चीबैक्टीरिया मिलते हैं। ये सच में हैरान करने वाले पुराने जीव हैं। इनकी सेल वॉल की संरचना आम बैक्टीरिया से इतनी अलग होती है कि ये सबसे मुश्किल और एक्सट्रीम वातावरण में जिंदा रह लेते हैं, जैसे कि उबलते हुए झरने या खारे नमक के दलदल। और एक सबसे मजेदार तथ्य बताऊं, गाय और भैंस के पेट में जो मिथेनोजिन्स पाए जाते हैं ना, वो दरअसल यही आर्चीबैक्टीरिया हैं जो उनके पाचन के दौरान बायोगैस बनाने का काम करते हैं। है ना कमाल की बात? इसी मोनेरा किंगडम में एक और बड़ा ही अनोखा नाम आता है, माइकोप्लाज्मा। ये अब तक की ज्ञात सबसे छोटी जीवित इकाइयां हैं। इनमें सेल वॉल पूरी तरह से गायब होती है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। ये आमतौर पर पैथोजेंस होते हैं और अपने इस माइक्रोस्कोपिक आकार के बावजूद काफी प्रभावी और फैसिनेटिंग आउटलायर्स हैं। फिर आते हैं यू बैक्टीरिया, जिन्हें ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इनके पास एक कठोर सेल वॉल होती है और कभी कभी मूव करने के लिए एक फ्लैजुलम भी होता है। इन्हीं में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, जो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हमारे आर्थिक ढांचे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं।
दही, चीज और जरूरी एंटीबायोटिक्स बनाने से लेकर मिट्टी में ह्यूमस बनाने तक इनका काफी विशाल इकोनॉमिक वैल्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आगे कैसे विकसित होता है। भाग 4, यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा और फंगी, द यूकैरियोटिक पायोनियर्स। अब हम उन जीवों की तरफ आते हैं जो आगे चलकर हायर लाइफ फॉर्म्स तक एक महत्वपूर्ण ब्रिज का काम करते हैं, और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है प्रकृति की उस अद्भुत इंजीनियरिंग को। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले क्राइसोफाइट्स जैसे कि डायटॉम्स, इनकी सेल वॉल्स सिलिका से बनी होती हैं। ये वॉल्स इतनी मजबूत होती हैं कि इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक तरह का ग्लास हाउस यानी कांच का घर बनाते हैं, जो इस ऑर्गेनिज्म की सुरक्षा तो करता ही है, पर साथ ही रोशनी को भी अंदर आने देता है ताकि फोटोसिंथेसिस आराम से हो सके। ये बायोलॉजिकल इकोनॉमी और डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये प्रोटिस्टा किंगडम ऐसी ही इनक्रेडिबल विविधता से भरा हुआ है। इसमें डाइनोफ्लैजेलेट्स शामिल हैं, जैसे गोनियोलैक्स, जो समंदर में इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरा पानी लाल हो जाता है, जिसे हम टॉक्सिक रेड टाइड्स कहते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि दूसरे एक्वाटिक लाइफ की जान तक ले सकते हैं। फिर इसमें यूग्लिनॉइड्स आते हैं, जिनमें सेल वॉल तो नहीं होती, पर एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन पेलिकल होता है। ये मिक्सोट्रोफ्स की तरह बर्ताव करते हैं। और फिर हमारे प्रोटोजोन्स हैं, जो प्रेडेटर्स हैं, जिन्हें उनके मूवमेंट के आधार पर अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड और स्पोरोजोन्स में ग्रुप किया गया है। अब थोड़ा किंगडम फंगाई की इस कंपैरेटिव ब्रेकडाउन को देखते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और इनकी बॉडी धागे जैसी संरचनाओं का जाल होती है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। इन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। फाइकोमाइसीट्स, जो मॉइस्ट जगहों पर मिलते हैं, एस्कोमाइसीट्स, जो एस्कोस्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स, जिसमें हमारे आम मशरूम्स आते हैं और ये बेसिडियोस्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, और आखिर में ड्यूटेरोमाइसीट्स, जिन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इनके सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस ही अभी तक ज्ञात हैं। और अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे रिबेलियस हिस्से पर, भाग 5, द रूल ब्रेकर्स, वायरसेस, द बॉर्डरलाइन एंटिटीज। देखिए, यहां तक तो सब कुछ व्हिटेकर के 5 किंगडम मॉडल में बड़े आराम से फिट हो गया था, पर प्रकृति हमेशा एक ट्विस्ट जरूर रखती है। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो इन सारे नियमों को चुनौती दे देती हैं। आखिर इन वायरसेस को किसी भी किंगडम में जगह क्यों नहीं मिली? इसका रीजन ये है कि ये नॉन सेल्युलर होते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड लिविंग क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते। जब तक ये किसी जिंदा कोशिका के बाहर होते हैं, ये बिल्कुल किसी इनर्ट निर्जीव क्रिस्टल की तरह पड़े रहते हैं। पर जैसे ही ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं ना, ये उसकी सेल्युलर मशीनरी पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं। इनके पास सिर्फ एक प्रोटीन कोड होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल होता है, जो या तो डीएनए होगा या आरएनए, पर दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। यहाँ वायरसेस और वीरोइड्स के बीच का अंतर समझना भी बहुत दिलचस्प है। टीओ डाइनर द्वारा खोजे गए ये वायरॉइड्स दरअसल वायरसेस से भी छोटे होते हैं। जहां वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड दोनों होते हैं, वहीं दूसरी ओर वायरॉइड्स में कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। इनमें सिर्फ और सिर्फ आजाद आरएनए होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नंगा आरएनए कृषि क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पैदा करना। इन्हीं बॉर्डरलाइंस में एक और अस्तित्व है, लाइकन्स। ये एल्गी और फंजाई के बीच की एक परफेक्टली बैलेंस्ड सिम्बायोटिक पार्टनरशिप का नतीजा है। एल्गी खाना बनाते हैं और फंगाई उन्हें सुरक्षा और आश्रय देते हैं। पर इनकी सबसे स्पेशल बात क्या है? लाइकन्स पोल्यूशन के बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर्स होते हैं। ये नाजुक पार्टनरशिप्स प्रदूषित यानी पोल्यूटेड जगहों पर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते। जहां पोल्यूशन वहां लाइकन नहीं। तो सोचिए जरा, हमने इस चर्चा की शुरुआत आसान बाहरी नियमों से की थी, और हम वायरसेस जैसी एंटिटीज पर आकर रुके हैं जो इस पूरे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, ये म्यूटेट होते हैं, लेकिन इनमें प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, और ये होस्ट के बिना बाहर जिंदा नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली क्या वायरसेस लिविंग है या नॉन लिविंग? ये बायोलॉजी का एक ऐसा अल्टीमेट पैराडॉक्स है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस गहरी मिस्ट्री और हमारी इस आश्चर्यजनक दुनिया के बारे में जरूर विचार करिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपने पूरा चैप्टर अभी एक ओवरव्यू आपने देख लिया। अभी हमने एक माइंड मैप बनाया है, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा पूरे चैप्टर को आपको एक बार सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम डील कर रहे हैं। पहला जो है पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो अरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने पूरे लिविंग बींग्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स में उन्होंने ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ऐसे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एंड एनिमल्स वो किसको बोलते थे? रेड ब्लड अगर प्रेजेंस है तो उनको वो एनिमल की कैटेगरी में डालते थे। उनके बाद आए लिनियस। लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया, जिसमें प्लांट एंड एनिमलिया में उन्होंने डिवाइड किया। देन आए व्हिटेकर, रॉबर्ट व्हिटेकर, 1969, ये साल आप याद रखिएगा। उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया, और क्राइटेरिया क्या रखा उन्होंने? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइटोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसमें से जो प्रोमिनेंट फैक्टर अगर आपको पूछा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइटोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को आप रख सकते हैं। देन 3 डोमेन सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम अभी देखेंगे एक एक किंगडम के बारे में स्पेसिफिकली। तो किंगडम मोनेरा का अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल किंगडम मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया ही आते हैं, और इसमें आप बैक्टीरिया को अगर शेप के बेसिस में देखिए तो वो 4 शेप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज स्पेरिकल शेप्ड वाले को कोकस बोलेंगे, अब जो रॉड शेप्ड होगा उसको बेसिलस बोलेंगे, कॉमा शेप्ड वाले को विब्रियम, एंड स्पाइरल शेप्ड वाले को स्पिरुलम बोलेंगे। ठीक है। देन आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, तो इसमें
जो सॉल्टी कंडीशन में रहते हैं, जो सॉल्टी लेक्स में रहते हैं, उन्हें हम हैलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में यानी कि हायर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर को जो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। एंड मार्सी लैंड्स में एंड रूमिनेंट ऑफ गॉट में जो रहते हैं, उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, क्योंकि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स एंड हेटरोट्रोपिक डिकम्पोजर्स। देन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वो लिविंग सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और इसमें सेल वॉल नहीं होता। इतना याद रखेंगे, किंगडम मोनेरा में हम इतना अगर याद रखेंगे तो हम एग्जाम में सारे क्वेश्चन को डील कर पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट कम टू किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, इब्लिनॉइड्स, स्लाइम आउल्स एंड प्रोटोजोएंस। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डायनोफ्लैजेलेट्स, ये रेड टाइड जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं, बाकी उतना पूछा नहीं जाता। देन किंगडम फंगी में आते हैं। किंगडम फंगी में 3 चीज़ें बेसिकली हमें याद रखनी है, उसका स्ट्रक्चर, सेल वॉल एंड क्लासेस। सेल वॉल जो है काइटिन का काइटिन से फॉर्म होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देन क्लासेस में आप देख सकते हैं फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। इम्परफेक्ट फंगी कौन सा होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटिस। सैक फंगी क्या होता है, वो भी बहुत बार पूछा गया है, एस्कोमाइसिटिस। देन किंगडम प्लांटे एंड एनिमलिया। जो प्लांटे है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एंड जो एनिमलिया होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। देन नेक्स्ट कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज ए सेल्यूलर एंटिटीज। ए सेल्यूलर एंटिटीज यानी कि क्या, जो कि एनिमल सेल के बाहर उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इन सेंस वो लिविंग नहीं होते, बट जब वो एनिमल सेल के अंदर एंटर करते हैं या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करते हैं, उसके बाद वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। जैसे कि वायरसेस हो गया। वायरसेस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल एंड कैप्सिन प्रोटीन कोट, इन दोनों को मिला के एक वायरस होता है। विरोइड जो होता है फ्री आरएनए होता है। इसमें एक चीज़ नहीं दिया गया है, दैट इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो है वो फ्री प्रोटीन पार्टिकल्स को हम प्रियॉन्स बोलते हैं। देन तीसरा चीज़ जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, दैट इज अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो एल्गी एंड फंगी का एसोसिएशन होता है, उसको हम लाइकेन बोलते हैं। एल्गी को उसमें फाइकोबैंड बोला जाता है, क्योंकि एल्गी जो है फूड प्रोड्यूस करता है, एंड फंगी जो है माइकोबैंड होता है, जो कि मिनरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। एंड ये जो लाइकेन होता है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, यानी कि अगर कोई जगह है जहाँ की इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसे जगह है, तो वहाँ आपको लाइकन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कोई जगह है जहाँ की बहुत ही पॉल्यूशन कम है, वहाँ का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ आपको लाइकन देखने को मिलेंगे। तो ये एक ओवरऑल माइंड मैप था आपके लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेके इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें छप जाएंगी, आपको इधर उधर से फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, स्टूडेंट ट्रस्ट मी। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से फार बेटर है कि आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।